In this video, we are going to talk about the beta 2 adrenergic receptor agonists. जो beta 2 adrenergic agonists हैं वो बेसिकली हमारे पास तीन हैं. नंबर फर्स्ट वन इज़ क्लेनबिटोरॉल, दूसरा है अल्बिटोरॉल जिसको हम सल्ब्यूटामोल भी कहते हैं, और तीसरा है टर्ब्यूटालिन. अगर जनरली इस ड्रग क्लास की बात की जाए तो वो यही है कि ये स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट्स हैं. ठीक है, मेनली ये यूज़ किए जाते हैं. स्मूथ मसल्स भी कौन कौन से? यूट्रस के, ठीक है, ब्लड वेजल्स के, और जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ठीक है, उसके जितने भी जो ट्रैक है, जो वो ट्रकिया है, ब्रोंकाई वगैरह हैं, उनके अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी रिलैक्सेशन करवाते हैं. तो ओवरऑल ये जो हम मेन यूज़ है इनका वो यही है कि जहाँ जहाँ पर भी आपके पास रिस्पायरेटरी इश्यूज़ आएंगे, ठीक है, वहाँ पर इन ड्रग्स को इस्तेमाल किया जाता है. अब एक एक करके ड्रग को देखते हैं, ठीक है, और इसके इफ़ेक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें देखते हैं. नंबर वन इज़ स्टार्ट करते हैं अल्ब्यूटरॉल से. ठीक है, अल्ब्यूटिरॉल ये एक है, ठीक है, साल्बो के नाम से आता है. ठीक है, ये सल्ब्यूटामोल यानी यही अल्ब्यूटरॉल ही है, और ये ह्यूमन साइड पे एस्थमा के जो आपके पास इनहेलेंट ड्रग के तौर पे ये एस्थमा के पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है. इसी तरह एनिमल्स में किन किन कंडीशन में यूज़ होती है वो भी हम इसमें देखते हैं. अल्ब्यूटरॉल मेनली जो है वो डॉग्स और कैट्स में यूज़ होता है. इसकी इंडिकेशन क्या है? ठीक है, अगर हम इसकी इंडिकेशंस की बात करें, ठीक है, तो इंडिकेशंस में ये आता है कि जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास ब्रोंकियोस्पैज्म आएगा, ठीक है, वहाँ पर इस स्पैज्म को ट्रीट करने के लिए हम अल्ब्यूटरॉल देते हैं, और वो क्या करेगा? वो करेगा ब्रोंको डायलेशन. ठीक है, ब्रोंको डायलेशन से क्या होगा? हमारे पास होगी रिड्यूस्ड एयरवे रेजिस्टेंस. ठीक है, यानी पहले क्या हो रहा था कि आपके पास लेट्स सपोज ये कैसे कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, और ब्रोंक्यूल्स के अंदर आपको पता है स्मूथ मसल्स होते हैं. ठीक है, इसकी वॉल्स में क्या है? स्मूथ मसल्स हैं. अब ये एस्थमा की कंडीशन हो जाए, ठीक है, ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि या इन्फ्लेमेशन वगैरह की जैसा कंडीशन होती है जैसे ब्रोंकाइटिस वगैरह. अब इसमें क्या होता है कि वॉल जो ल्यूमन है ना वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, वो छोटा हो चुका होता है. ठीक है, और उसकी वजह से क्या है कि एयर पैसेज वे जो है वो आपका छोटा हो गया है. जो अल्ब्यूटरॉल है वो क्या करेगा? वो इन स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाएगा, और ये जो स्मूथ मसल की जब रिलैक्सेशन होगी तो जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा? वो आपके पास ये जो लीमन है ये एक्सपैंड हो गया. ठीक है, पहले आपके पास लीमन इतना सा था, छोटा सा, अब आपके पास लीमन बड़ा हो गया. ठीक है, तो ये क्या करता है? बेसिकली मेनली ये ड्रग जो है वो ब्रोंकियोस्पैज्म को ट्रीट करने के लिए दी जाती है. दूसरा इसका इफ़ेक्ट जो है वो बेसिकली इसकी ये कह लें कि एडवर्स इफ़ेक्ट है. एडवर्स इफ़ेक्ट इंडिकेशन तो आप लोगों को समझ में आ गई कि एक ही मेन है, ठीक है, जहाँ पे रिस्पायरेटरी इशू है वहाँ पे देना होता है. ठीक है, ये ब्रोंकोडायलेटर्स बेसिकली beta 2 रिसेप्टर फैमिली है ही ब्रोंकोडायलेटर है. ठीक है, इसको हम जहाँ जहाँ पे भी रिस्पायरेटरी इशू आएंगे, जहाँ पे हमने ल्यूमन कंट्रीज करना होगा वहाँ पे यूज़ करते हैं. इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है अल्ब्यूटरॉल के? वो है आपके पास ये कि ये एक टेराटोजेनिक ड्रग है, स्पेशली एट इंक्रीज डोजेस. ठीक है, ये क्या करेगी? ये बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करेगी. ट्रेटोजेनिक का मतलब क्या होता है? बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करेगी. और इसके बाद दूसरा इसका इफेक्ट ये है कि अगर आप लेट प्रेगनेंसी में, ठीक है, लास्ट ट्राइमेस्टर या लेट प्रेगनेंसी में ये ड्रग देंगे तो ये क्या करेगी कि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस को डिले करेगी. अब डिले करेगी क्यों? हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ये बात पढ़ी है कि जो beta 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो एक ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो कि पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी प्रेजेंट है वहाँ पे स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन वगैरह करवाने हैं. अब प्रेगनेंसी में जब पार्चुरेशन यानी लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी होती है वहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए कि यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करे, कॉन्ट्रैक्ट करके फीटस को एक्सपेल करे. लेकिन ये क्योंकि beta 2 स्टिमुलेंट्स हैं, यानी इनका काम ये होता है कि ये हर जगह पे रिलैक्सेशन करवाएं मसल्स की, ठीक है, डायलेशन करवाएं चीज़ों की. ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसको लगाने से लेट प्रेगनेंसी में क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो डिले होंगी. इसकी वजह से जो लेबर है वो
डिले होगा। इसलिए लास्ट ट्राइमेस्टर में किसी एनिमल को ये ड्रग देने से पहले यू हैव टू थिंक आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। अगर वो बिल्कुल पार्चुरेशन के करीब है तो ये ना दें, अदरवाइज वो पार्चुरेट नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होंगी। और यहाँ पे यही बात है कि जो अल्बिप्रेरोल है वो ब्लड ब्रेन बैरियर तो क्रॉस नहीं करता, लेकिन ब्लड प्लेसेंटल बैरियर वो लाजमी क्रॉस करता है, ठीक है। और इसी वजह से हमने कहा है कि ये टेराटोजेनिक है, कि ये जो फीटस है उस पर जाकर इफेक्ट्स कॉज करेगा। अच्छा, अब हमने दो चीज़ें देख ली अल्बिप्रेरोल में, कि एक तो यूट्रस, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने क्या देख ली हैं, एक तो कि यूट्रस के ऊपर वो कैसे इफेक्ट दे रहा है, और एक रिस्पायरेटरी सिस्टम में कैसे वो इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे वो डायलेशन वगैरह करवा रहा है, ठीक है, स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करवाने से, और यहाँ पे वो स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन से लेबर को डिले कर रहा है। अब ब्लड वेजल्स को देख लेते हैं। ब्लड वेजल्स में भी वो यही करेगा कि वहाँ पे वेजो डायलेशन करवाएगा, ठीक है। और इस वजह से आपको पता है ब्लड प्रेशर जो है वो फॉल करेगा। लेकिन अगेन ये सारी ड्रग्स जो है वो डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स दे रही होती हैं, यानी आप डोज रेट बढ़ा दे तो इफेक्ट डिफरेंट आ जाता है, डोज रेट कम कर दे तो इफेक्ट डिफरेंट आ रहा होता है, ठीक है। तो उसमें यही है कि नॉर्मली तो ये बात ठीक है कि वो ब्लड वेजल से वेजो डायलेशन ऐसे एनिमल में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर डिक्रीज जाता है देखेंगे, लेकिन जब आप अपनी डोज रेट बढ़ाएंगे अगर, तो यानी कि इसकी आप कह लें कि ओवरडोज पे आपको इससे ऑपोजिट इफेक्ट्स मिलेंगे। ओवरडोज में आपको हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी आपको टैकी कार्डिया मिलेगा, और यही इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है, यानी आप अगर डोज रेट बढ़ा दें। और इसके अलावा CNS की एक्साइटमेंट वगैरह भी होगी। अच्छा, ये CNS एक्साइटमेंट वगैरह तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप वैसे भी याद रख लें कि हम जो अभी तक ड्रग क्लासेस पढ़ रहे हैं वो ड्रग क्लासेस डायरेक्टली जो हैं वो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स की, हम मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की ड्रग्स पढ़ रहे हैं। फिर डेफिनेटली इनमें इस तरह के इफेक्ट्स ओवरडोज या टॉक्सिसिटीज़ में आएंगे कि जहाँ पे CNS इफेक्ट हो रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे एक्साइटमेंट्स वगैरह आ रही होंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एनिमल फीवर में भी जा सकता है ओवरडोज में, वॉमिटिंग भी उसको स्टार्ट हो सकती है। अगेन वॉमिटिंग क्यों है, ब्लड ब्रेन बैरियर्स वगैरह क्रॉस हो रहे हैं, ब्रेन के अंदर जाके वॉमिटिंग सेंटर्स वगैरह हिट होंगे, ठीक है। उसके अलावा मिड्रेसिस भी होगी, ठीक है, यानी कि पीपल्स जो हैं वो डायलेट करेंगे, ठीक है, यानी आइज़ के ऊपर भी ये इफेक्ट आएगा कि पीपल डायलेशन हो जाएगी। उसके अलावा अब यहाँ पे ये बात है कि लेट्स सपोज आपके पास हार्ट रेट बढ़ रहा है। हार्ट रेट बढ़ने का ट्रीटमेंट वही है कि आपने क्या करना है कि कोई ना कोई बीटा ब्लॉकर दे दें, ठीक है, यानी आपसे लेट्स सपोज अल्बिप्रेरोल जो है वो ओवरडोज हो गया है, हार्ट रेट के इफेक्ट्स आना शुरू हैं, तो उसके लिए बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि अटीनोलोल। बट अगेन ये ड्रग, ये बात लाइक आपको जो समझाने के लिए है, लेकिन अदरवाइज पाकिस्तान में ऐसा अटीनोलोल वगैरह यूज़ नहीं होती, ठीक है। मतलब इसकी फॉर्मुलेशन है, ह्यूमन साइड्स पे आती है, ठीक है, एनिमल साइड्स पे ऐसा चीज़ यूज़ नहीं होती है, ठीक है। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं, कि गलती का एरर का चांस हो ही ना, क्योंकि पाकिस्तान इन ड्रग्स के एंटीडोट्स वगैरह इंपोर्ट होते ही नहीं हैं। उसके बाद इसमें एक और बात है, ठीक है, इस ड्रग का एक इफेक्ट है वो ये है कि इसने क्या करना है कि ब्लड से जो पोटेशियम है, ठीक है, वो उठा के सेल के अंदर भेज देना है, ठीक है। और इस तरह ब्लड में आपके पास हाइपोकैलीमिया मिलेगा, ठीक है, यानी क्या होगा, हाइपोकैलीमिया हो जाएगी। तो ये है अल्बिप्रेरोल, ठीक है। अगेन मेनली ये डॉग्स, कैट्स या हॉर्सेस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। आपको एनिमल्स भी पता होने चाहिए कि किन में आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, मेनली इनमें इस्तेमाल होता है। बाकी डोज रेट्स के अभी मैं बात नहीं कर रही, आई विल हैव अ सेपरेट लेक्चर ऑन द डोज रेट्स ऑफ दिस होल ग्रुप, ठीक है, जो इवन जो पीछे भी हमने अल्फा एड्रीनर्जिक्स पढ़े हैं, ठीक है, उन सारों की भी डोज रेट्स पे आई विल हैव अ सेपरेट लेक्चर, क्योंकि फिल वक्त माई फोकस इज़ कि आप लोगों को क्लिनिकली यूजेस जो हैं ड्रग्स के, ठीक है, वो समझ में आ जाए। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डोज रेट्स राइट नाउ। दूसरी ड्रग है आपके पास, वो है क्लैनब्यूटेरॉल, ठीक है। अब क्लैनब्यूटेरॉल में बहुत सारी बातें सेम होंगी अल्बिप्रेरोल वाली ही। मेन इंडिकेशन क्या है, मेन इंडिकेशन वही है कि आपने जो है जहाँ पर भी ब्रोंकियोस्पाज्म आ रहा है, ठीक है, या आपके पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए हम ये देते हैं, क्योंकि ये क्या कर देता है, ये एक ब्रोंको डायलेटर है, ठीक है, ये ब्रोंको डायलेशन कॉज कर देगा। तो आपने क्या करना है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के केसेस में आप ये दे सकते हैं। इसकी दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ पर भी डिस्टोकिया हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर भी आप ये दे सकते हैं। उससे ये क्या होगा कि यूटेराइन मसल्स जो हैं रिलैक्स होंगे। अच्छा, ये बात क्या डिस्टोकिया होने के बाद ये दिया जा सकता है, उससे पहले नहीं, ठीक है, लेट प्रेगनेंसी में नहीं देना, वरना वो जो नेचुरल पार्चुरेशन होनी है वो तो होगी ही नहीं, ठीक है, और वो सर्विक्स भी ओपन नहीं होगी, वो सारी इश्यूज एक सेपरेट स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अब डिस्टोकिया हो गया है, ठीक है, तो आप
ये जो है एक ड्रग ऑफ चॉइस थोड़ी सी हो सकती है कि आप ये लगा दें क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स कर देगा, ठीक है। तो आप उस होल में से जो फीटस है उसको आप बाहर खींच सकेंगे आराम से। उसके अलावा यह है कि अगर अभी लाइक पार्चुरेशन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, यानी अभी प्रेगनेंसी है, चल रही है, तो क्या होगा कि अब प्रेगनेंसी में पार्चुरेशन को सपोर्ट करने के लिए लेट्स सपोज आपने ऑक्सीटोसिन दिया है या फिर आपने प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा इंजेक्ट किया है और साथ ही एनिमल को थोड़े रिस्पायरेटरी इश्यूज आ रहे हैं, आप कहते हैं क्लैंबिट्रॉल भी लगा देते हैं। तो क्लैंबिट्रॉल ने बेसिकली क्या करना है, इनके इफेक्ट को एंटागोनाइज कर देना है। तो आप फिर अगेन जो है वो नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिस्टर्ब करोगे, ठीक है, तो वो इश्यूज फिर क्रिएट होंगे। तो इसलिए प्रेगनेंसी में जब आप पार्चुरेशन को सपोर्ट करने के लिए ये ड्रग्स दे रहे हैं तो साथ क्लैंबिट्रॉल मत दें, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो ये आपने नहीं देंगी। ये ड्रग जो है वो USA में अब फूड एनिमल्स में बैन हो चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि इसके रेजिड्यूज ह्यूमन रेजिड्यूज के मीट रह जाते हैं तो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, सो दिस ड्रग इज़ बैन इन द USA फॉर द फूड एनिमल्स। अच्छा, इसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट्स भी तकरीबन सेम ही है अल्बिटोरोल वाले, कि भाई हार्ट रेट वगैरह बढ़ेगा, ठीक है, उसके अलावा इसमें रेस्टलेसनेस होगी, ठीक है, स्वेटिंग भी होती है, ठीक है, और मसल ट्रैमर्स वगैरह, ठीक है। तो जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो तकरीबन सेम ही हैं, बस इसमें ये एक स्वेटिंग एक्स्ट्रा है और एक अर्टिकेरिया भी इससे होगा, ठीक है, तो ये दो चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं। इसके बाद दो और बातें इस ड्रग में ये रह गई हैं कि ये ड्रग जो है वो मेनली जो है वो सिर्फ और सिर्फ हॉर्सेस में ही यूज़ की जाती है। इसमें हमने कहा था डॉग्स, कैट्स और हॉर्सेस तीनों में करेंगे, ठीक है। अल्बिट्रॉल मेनली जो है वो हॉर्सेस में ही इस्तेमाल की जाती है। एंड लास्ट पॉइंट अबाउट क्लैंबिटोरॉल इज़ कि क्लैंबिटोरॉल को बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसको एज अ रिप्लेसर यूज़ किया जाता है, या जो हमारे पास नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आर यूज्ड फॉर बॉडी बिल्डिंग, तो इनके ऑल्टरनेटिव पे क्लैंबिटोरॉल को यूज़ किया जाता है फॉर मसल डेवलपमेंट नंबर 1 एंड नंबर 2 फॉर बॉडी फैट रिडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली जो है वो क्लैंबिटोरॉल को इन दो चीज़ों के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज को भी इफेक्ट करती है। लेकिन ये ड्रग इन दो कामों के लिए कितनी सेफ़ है या नहीं, इस चीज़ पे अभी तक लाइक एग्जैक्ट कोई रिपोर्ट्स वगैरह नहीं आई हुई कि इज़ इट सेफ़, या इसकी सेफ्टी जो है वो अभी भी दैट इज़ स्टिल अ सीरियस क्वेश्चन। बट यह है कि इसको इससे ये फैक्ट्स भी आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है इसी ग्रुप की, वो है टरब्यूटालीन, ठीक है। ये है टरब्यूटालीन और ये ब्रिटेनाइल के नाम से आती है, ठीक है, इट्स इंजेक्टेबल। अगेन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बात इंडिकेशन से, ठीक है। इंडिकेशन यानी कि किन किन कंडीशंस में ये ड्रग यूज़ की जाती है। वही जब आपको ब्रोंको डायलेशन चाहिए हो, यानी जहाँ पर भी पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ होंगी वहाँ पर आप ये दे सकते हैं। दूसरा इस ड्रग को हम एज अ टोकोलिटिक भी यूज़ करते हैं। टोकोलिटिक वही है जो हमने पीछे अल्बिटोरॉल की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ये क्या करता है कि ये यूट्रस के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स होंगे, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, तो क्या होगा, डिले लेबर, यानी पार्चुरेशन जो है वो डिले होगी, ठीक है। तो जब आपने पार्चुरेशन को डिले करना हो, या तो जैसे इन केस ऑफ अबॉर्शन, जब आपको पता है कि अच्छा द एनिमल माइट अबॉर्ट, ठीक है, तो आप ऐसे एनिमल को टर्बिटोलाइन अगर लगाएंगे तो अबॉर्शन जो है वो रुक जाएगा। उसके बाद इसका एक और बात है, इंडिकेशन है, जो एनहाइड्रोसिस की कंडीशन है, यानी नो स्वेटिंग। अब हॉर्सेस में ये कंडीशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। हॉर्सेस में क्या है, एनहाइड्रोसिस के केसेस होते हैं, ये
प्रॉपर डिजीज़ है। एनहाइड्रोसिस की कुछ हॉर्सेस स्वेटिंग नहीं करते। अब आपको नहीं पता कि एक एनिमल जो है कंजेनिटली इस डिजीज़ के अंदर है कि वो स्वेटिंग नहीं कर रहा, या फिर जस्ट बिकॉज वो डिहाइड्रेशन में है वो इसलिए जो है वो स्वेटिंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो आप इस कंडीशन को टेस्ट करने के लिए टर्बिटालाइन लगा सकते हो, क्योंकि हमने पीछे भी यही बात पड़ी है कि क्लैनबिटोरॉल में भी क्या है, उसके भी एक एडवर्स इफेक्ट है कि वो स्वेटिंग कॉज करवाता है। इसी तरह टर्बिटोलिन की भी ये एक इफेक्ट है कि वो स्वेटिंग इनिशिएट करवाएगा। तो अगर तो आप ऐसे एनिमल को टर्बिटोलिन लगाएं और वो स्वेटिंग प्रोड्यूस करने लग जाए, इसका मतलब है कि वो एनहाइड्रोसिस का हॉर्स नहीं है, वो वैसे किसी कंडीशन, किसी डिहाइड्रेशन की वजह से, या अमूमन ये होता है कि एनिमल बॉडी के ऊपर डस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो स्वेटिंग आप देख नहीं पा रहे, ठीक है। तो इन चीज़ों का डिहाइड्रेशन मेनली कॉज होता है, ठीक है, उसकी वजह से स्वेट नहीं कर रहा। लेकिन ये नहीं है कि वो कंजेनिटली इस बीमारी का शिकार है। लेकिन अगर वो स्टिल स्वेटिंग नहीं करता ये ड्रग लगाने के बाद भी, इसका मतलब है कि दैट हॉर्स इज सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन एनहाइड्रोसिस, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक करने के लिए भी जो है एक प्रॉमिसिंग टेस्ट है टर्बिटोलिन का। उसके बाद जो बाकी कुछ बातें टर्बिटोलिन की सेम है वो अल्बिटोरॉल क्लैनबिटोरॉल वाली, क्योंकि ये एक ही ड्रग क्लास है। वो ये है कि इसके भी एडवर्स इफेक्ट सेम ही हैं कि CNS एक्साइटमेंट वगैरह होगी, ठीक है। ये क्या है, इसके एडवर्स इफेक्ट्स, ठीक है, क्या है वो सेम ही है कि CNS एक्साइटमेंट होगी, हार्ट रेट बढ़ेगा यानी आपके पास टैकी कार्डिया आएगा, स्वेटिंग है, एनिमल रेस्टलेसनेस की केस में जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बाकी स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन करवाएगा, प्रेगनेंसी डिले पार्चुलेशन डिले करवा देगा, ठीक है। डिजीजनेस वगैरह कॉज करेगा, ट्रेमर्स हैं, ठीक है, यही सारी चीज़ें हमने पीछे भी पढ़ी थी। उसके अलावा इसके बारे में एक और बात की जाती है कि ये इसका अभी तक कोई फीटस के ऊपर रिस्क नहीं रिपोर्ट हुआ टिल नाउ। इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन और नो रिस्क ऑन द फीटस। जैसे हमने कहा था कि अल्बिटोरॉल तो लाजमी टेराटोजेनिक है, ठीक है, वो तो लाजमी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी फीटस के ऊपर, लेकिन अभी तक टर्बिटोलिन के कोई फीटस के ऊपर इफेक्ट्स एज सच नेगेटिव इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं हुए। बाकी इसमें जो अगर कोई इंपॉर्टेंट बात रह गई है तो यही है कि अगर आप इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं जैसे सबकट वगैरह है, तो आफ्टर 15 मिनट्स, यानी इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है वो 15 मिनट्स है, और इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ठीक है, वो क्या है, वो तकरीबन अप टू 4 आवर्स है। उसके अलावा जो पीछे हमने अल्बिट्रॉल देखा था, अल्बिट्रॉल में ये है कि अगर आप इंजेक्टेबल देते हैं या इन्हेलेशन, जैसे ये एक इन्हेलेशन ही इसकी प्रिपरेशन है, इन्हेलेशन फॉर्म में अगर आप देते हैं तो इसके इफेक्ट जो हैं वो 3 to 6 आवर्स रहते हैं, ठीक है। तो ड्रग्स के ऑनसेट और ड्यूरेशन याद रखना भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। बाकी इन ये जो है टर्बिटोलिन वो कैट्स, डॉग्स और हॉर्सेज में ही मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाकी जो चीज़ रह गई है वो इनकी डोज रेट्स हैं, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट सेपरेटली इन सम अदर वीडियो, बिकॉज राइट नाउ माई फोकस इज़ कि आपको ये इफेक्ट्स यानी इनकी क्लिनिकल यूजेस जो हैं वो समझ में आ जाएं। तो दैट वाज ऑल अबाउट बीटा रिसेप्टर एगोनिस्ट।